समय की बात है, एक बहुत बड़े साम्राज्य का एक बहुत शक्तिशाली राजा हुआ करता था। पर उस राजा की एक बहुत बुरी बात थी। वो बुरी बात ये थी कि अगर उस राजा के शासन में किसी भी व्यक्ति से कोई गलती हो जाती थी तो सजा सिर्फ एक ही होती थी कि उस राजा के पास 10 जंगली कुत्ते थे और वो उस आदमी को जिसने भी गलती करी, चाहे वो कोई भी हो, उन 10 जंगली कुत्तों के सामने डाल देता था। और जो कुत्ते थे वो उस इंसान को बहुत बुरी मौत देते थे। उस इंसान को इस तरीके से तड़पा तड़पा कर मारते थे, उसका मांस फाड़ देते थे कि उस इंसान को बहुत दर्दनाक मौत मिलती थी। अब चाहे गलती किसी से भी हो, सबके लिए गलती की एक ही सजा है। अब सब उस राज्य में बड़े खौफ से रहते थे। अब होता क्या है, एक बार उस राज्य के महामंत्री से एक भूल हो जाती है, एक गलती हो जाती है, और वो गलती होती है हिसाब के अंदर। जब राजकोष की बात आती है तो हिसाब में गलती हो जाती है। अब जो महामंत्री है वो राजा से माफी भी मांगता है कि मैं इतने सालों से काम कर रहा हूं, मुझसे हिसाब में कुछ गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। पर राजा बोलता है कि आपको तो पता ही है महामंत्री, हमारे यहाँ गलती की सिर्फ एक ही सजा है और वो सजा आपको भी मिलेगी, आप कुछ अलग नहीं है। अगर मैंने आपको छोड़ दिया तो प्रजा के ऊपर बहुत गलत मैसेज जाएगा, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। अब महामंत्री को जब पता लगता है कि उसे भी वही सजा मिलने वाली है कि 10 जंगली कुत्तों के सामने उसे भी डाल दिया जाएगा, तो राजा से बोलता है कि प्रभु मेरी आखिरी इच्छा है। अब राजा बोलता है आखिरी इच्छा है, बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी। वो महामंत्री राजा को बोलता है आप मुझे सजा बेशक यही दीजिएगा कि आप मुझे कुत्तों के सामने डाल देना, पर मुझे आप 15 दिन की मोहलत दे दीजिए। आप मुझे 15 दिन के बाद सजा दे दीजिए। मैं राज्य से बाहर भी नहीं जाऊंगा, मैं राज्य के अंदर ही रहूंगा। आप मुझे सिर्फ 15 दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं 15 दिन और जिंदा रहना चाहता हूं। अब राजा बोलते हैं ठीक है, ये बात मैं तुम्हारी एक्सेप्ट कर सकता हूं, 15 दिन के बाद तुम्हें सजा दी जाएगी। अब 15 दिन के बाद उस महामंत्री को लाया जाता है। अब राजा खुद साथ चलता है कि महामंत्री को उन कुत्तों के सामने छोड़ दिया जाएगा। अब जो बेड़ा होता है जिसके अंदर उस कुत्तों के सामने महामंत्री को डाला जाएगा, महामंत्री को अंदर छोड़ दिया जाता है। पर राजा देखता क्या है ऊपर से कि महामंत्री को कुत्ते काट नहीं रहे, महामंत्री के ऊपर कुत्ते भौंक नहीं रहे, बल्कि उसे चाट रहे हैं, उसे प्यार कर रहे हैं। राजा को समझ नहीं आता उसके जंगली कुत्ते किसी के साथ भी ऐसा नहीं करते, ये महामंत्री से इतना लगाव क्यों कर रहे हैं। अब राजा हैरान हो जाता है और नीचे महामंत्री मुस्कुरा के बोलता है प्रभु मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप मुझे ऊपर बुलाएं तो मैं आपको बताऊं कि क्या हुआ। अब राजा बोलता है आओ ऊपर आओ, वापस आओ। अब उसे दोबारा से सभा में बुलाता है और राजा के सामने महामंत्री आके खड़ा हो जाता है। अब बोलता है प्रभु मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपने मुझे 15 दिन की मोहलत दी थी, उन 15 दिनों में मैंने इन कुत्तों की बहुत सेवा करी, इनके साथ एक रिलेशन बनाया, इनको नहलाया, इनको खाना खिलाया, इनके साथ में रहा, इनको खिलाया मैंने और इनके साथ खेलते कूदते हुए हमारी दोस्ती हो गई। अब ये कुत्ते मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये मुझसे अब प्यार करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं। राजा कहता है पर मेरे वचन का क्या होगा। महामंत्री बोलता है आपका वचन था कि कुत्तों के सामने आप डालेंगे, बट आपने मुझे कुत्तों के सामने डाला, उन्होंने कुछ किया नहीं, वो एक अलग बात है। तो राजा मुस्कुरा के बोलता है अच्छा अब तुम्हें छोड़ दिया जाए। महामंत्री बोलता है महाराज मैं आपको एक बात और बोलना चाहूंगा, उन कुत्तों की तो मैंने सिर्फ 15 दिन सेवा करी और उन कुत्तों का हृदय परिवर्तन हो गया, और मैंने जो आपके साम्राज्य के लिए सालों की सेवा करी आपने उसे बिल्कुल अनदेखा कर दिया, ये मुझे बहुत बुरा लगा। हमारी जिंदगी में भी ऐसा बहुत बार होता है, हम लोगों के लिए जिंदगी भर बहुत कुछ करते हैं, पर जब कद्र करने का वक्त आता है तो लोग कद्र नहीं करते, और किसी के लिए कुछ दिन आप कर दो तो उसके लिए आप भगवान रूप बन जाते हो। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो अपना इंसिडेंट आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लोगों को भी आपके इंसिडेंट पढ़ के बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है एंड लोगों को भी समझ आता है कि इस दुनिया में हर तरीके के लोग हैं। अगर आपको भी लगता है कि हर तरीके के लोग हैं तो भी आप नीचे कमेंट कीजिएगा। एंड फाइनली अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए एंड शेयर कीजिए, सो दैट आपके शेयर से कुछ और लोगों का भी हृदय परिवर्तन हो पाए।
फाइनली अगर आप चैनल पे पहली बार आए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए कि ऐसी एक भी वीडियो आप मिस ना करें। इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह कहानी आपके जीवन भर काम आएगी। नमस्कार दोस्तों, अंश मजूमदार YouTube चैनल में आपका दिल से स्वागत है। कभी खाली मत बैठो। सफलता उनके पास नहीं आती जो समय का अपमान करते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर एक पल का सदुपयोग करना जानते हैं। आपके समय और मेहनत का हर एक क्षण आपकी जीवन यात्रा को महान बना सकता है। अगर आपने समय का सही तरीके से उपयोग किया तो कोई भी मंजिल आपसे दूर नहीं रहेगी। सफलता के अपने कुछ निश्चित नियम होते हैं। जीवन में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए मेहनत और लगन की आवश्यकता होती है। इस कहानी में हम एक संत की प्रेरणादायक कथा के माध्यम से उन 6 नियमों को समझेंगे जो हमें जीवन में सफलता की ओर ले जाते हैं। गांव से दूर एक छोटे से पहाड़ी क्षेत्र में एक संत रहते थे। उनका नाम संत राघव था। उनकी बातें हमेशा ज्ञान और प्रेरणा से भरी होती थीं और उनका हर शब्द सुनने वालों के दिलों में उतर जाता था। संत राघव का एक सिद्धांत था, कभी खाली मत बैठो। वह हमेशा लोगों को प्रेरित करते थे कि हर समय को उपयोग में लाएं और अपने जीवन में कोई न कोई सकारात्मक कार्य करें। एक दिन एक युवक उनके पास आया और उनसे सफलता का मार्गदर्शन मांगा। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सच में सफल होना चाहते हो तो मेरे 6 नियमों का पालन करो। युवक उत्सुकता से संत राघव की ओर देखने लगा। संत ने कहा, सबसे पहले तुम अपना उद्देश्य पहचानो। बिना उद्देश्य के जीवन ऐसे है जैसे बिना दिशा की नाव। जब तुम्हारे पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है तो हर कदम तुम्हें उसी ओर लेकर जाता है। अपने आप से पूछो कि तुम्हें जीवन में क्या करना है और क्यों करना है। युवक ने अपनी आंखों में चमक के साथ सिर हिलाया। संत की ये बात उसके दिल को छू गई। उसने समझा कि सफलता का पहला कदम यही है कि वह अपने जीवन का उद्देश्य समझे और उसे प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय करे। संत ने आगे कहा, समय सबसे अनमोल चीज है। अगर तुम इसका सम्मान नहीं करोगे तो ये तुम्हारा साथ नहीं देगा। अपने समय का सही प्रबंधन करो और अपने हर पल का सदुपयोग करो। ऐसा करो कि तुम्हारा दिन अनुशासित हो। कुछ समय सीखने में लगाओ, कुछ समय मेहनत में और कुछ समय अपने विकास में। यह नियम भी युवक के लिए नई सीख थी। उसे यह समझ में आ गया कि अगर समय का सदुपयोग नहीं किया तो सफलता दूर रह जाएगी। उसने संत के निर्देशानुसार अपने दिनचर्या में बदलाव लाने का निश्चय किया। संत ने तीसरा नियम बताया, जिंदगी में सीखना कभी बंद मत करो। हर दिन कुछ नया सीखो, चाहे वह किसी छोटी सी चीज में ही क्यों ना हो। जो सीखता रहता है वही प्रगति करता है। ज्ञान का कोई अंत नहीं है। हमेशा खुद को नई चीजों के लिए तैयार रखो और उन्हें समझने का प्रयास करो। युवक ने महसूस किया कि उसे हर रोज अपने ज्ञान में कुछ नया जोड़ना चाहिए। उसे समझ आ गया कि सीखना सफलता का महत्वपूर्ण हिस्सा है और सीखते रहना ही एक सफल व्यक्ति की पहचान है। संत ने युवक को समझाते हुए कहा, अगर तुम सोचते हो कि सफलता बिना मेहनत के मिल सकती है तो तुम गलत हो। कोई भी बड़ा काम बिना मेहनत के नहीं होता। मेहनत से कभी मत घबराओ। जितना अधिक मेहनत करोगे उतनी ही सफलता तुम्हारे करीब आएगी। जीवन में हर चुनौती को पूरे आत्मविश्वास से स्वीकार करो। युवक ने यह सुनकर संत की ओर नजरें उठाई। उसे यह एहसास हो गया कि असल मेहनत ही उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। उसने मेहनत को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का निश्चय कर लिया। संत ने 5वां नियम समझाया, सफलता के रास्ते में अक्सर लोग अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं। याद रखो, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अगर तुम स्वस्थ रहोगे तभी अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत कर पाओगे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है और स्वस्थ मन ही महान विचारों का घर होता है। युवक को यह बात सुनकर समझ आया कि यदि वह स्वस्थ रहेगा तभी अपनी यात्रा को सही तरह से आगे बढ़ा पाएगा। उसने संत की सलाह मानी और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने का निश्चय किया। संत ने आखिर में कहा, सकारात्मक सोच रखो। नकारात्मक विचार तुम्हें कमजोर बनाएंगे। हमेशा अच्छे के बारे में सोचो। हर परिस्थिति में कुछ अच्छा खोजो। सकारात्मकता से भरा इंसान हमेशा कठिनाइयों में भी राह ढूंढ लेता है। सफल लोग
कभी नकारात्मकता में नहीं फंसते। वे हमेशा आशावादी रहते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। युवक ने संत के इस नियम को भी आत्मसात कर लिया। उसने यह महसूस किया कि सकारात्मक सोच उसे सफलता के रास्ते पर स्थिरता और धैर्य के साथ बनाए रखेगी। युवक ने संत राघव द्वारा बताए गए इन 6 नियमों को अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। समय के साथ उसने खुद में बदलाव महसूस किया। अब वह एक उद्देश्य के साथ जी रहा था, अपने समय का प्रबंधन कर रहा था, हर रोज कुछ नया सीख रहा था, मेहनत कर रहा था, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहा था और हमेशा सकारात्मक सोच रखता था। धीरे धीरे युवक अपने क्षेत्र में एक सफल और प्रेरणादायक व्यक्ति बन गया। उसकी कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग उससे प्रेरणा लेने लगे और उसके जीवन के ये 6 नियम गांव के हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन गए। संत राघव की सिखाई बातें सदियों तक लोगों को प्रेरित करती रही। कभी खाली मत बैठो। सफलता का सफर उन्हीं के लिए है जो अपने हर पल का सम्मान करते हैं। उद्देश्य का ज्ञान, समय का प्रबंधन, लगातार सीखना, मेहनत, स्वास्थ्य का ख्याल और सकारात्मक सोच, यही सफलता की कुंजी है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके लक्ष्यों का बड़ा महत्व होता है। जब हम अपने जीवन में बड़े लक्ष्य चुनते हैं तो हम न केवल अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में बढ़ते हैं बल्कि अपनी क्षमताओं को भी पहचानते हैं। संतों की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं और हमें यह सिखाती हैं कि कैसे कठिनाइयों के बावजूद हमें अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए। यह कहानी एक ऐसे संत की है जिन्होंने अपने जीवन में बड़ा लक्ष्य चुना और उसे पाने के लिए कठिन संघर्ष किया। उनका नाम था संत रामकृष्ण परमहंस। संत रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1936 को पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव कमारपुकुर में हुआ। उनका जीवन साधारण था, लेकिन उनके लक्ष्य असाधारण थे। बचपन से ही उन्होंने भक्ति और ध्यान में गहरी रुचि दिखाई। उनका लक्ष्य था ईश्वर की प्राप्ति और सत्य की खोज करना। संत रामकृष्ण ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उन्होंने अपने परिवार की मदद करने के लिए युवा अवस्था में ही काम करना शुरू कर दिया, लेकिन उनके मन में हमेशा एक सपना था। वह अपने जीवन को ईश्वर की भक्ति में समर्पित करना चाहते थे। एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि वह एक साधक बनेंगे। यह निर्णय उनके लिए आसान नहीं था। उन्होंने अपने घर वालों के विरोध का सामना किया और कई बार लोगों के तानों को सहा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। संत रामकृष्ण ने विभिन्न धर्मों और पंथों का अध्ययन किया। उन्होंने हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने समझा कि सभी धर्म एक ही सच्चाई की ओर ले जाते हैं। उन्होंने ध्यान और साधना की प्रक्रिया को अपनाया। उनकी साधना इतनी गहरी थी कि उन्होंने कई बार ईश्वर के दर्शन किए। वह एक अद्भुत अनुभव था जिसने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। संत रामकृष्ण के अद्वितीय ज्ञान और अनुभव ने उन्हें कई शिष्यों का गुरु बना दिया। उनके शिष्यों में स्वामी विवेकानंद का बड़ा योगदान था। उन्होंने अपने गुरु के विचारों को फैलाने और समाज में सुधार लाने का काम किया। संत रामकृष्ण ने अपने शिष्यों को सिखाया कि हमें अपने लक्ष्यों को हमेशा बड़ा चुनना चाहिए। उन्होंने कहा, जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतनी ही बड़ी प्रेरणा मिलेगी। यह वाक्य उनके जीवन का सार था। संत रामकृष्ण ने अपने जीवन में समाज सेवा को भी बहुत महत्व दिया। उन्होंने यह सिखाया कि हमें दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। उनके अनुसार समाज में सेवा करना भी ईश्वर की भक्ति का एक रूप है। उन्होंने अपने शिष्यों को प्रेरित किया कि वे समाज के कमजोर और जरूरतमंद लोगों की मदद करें। इससे न केवल उन लोगों का जीवन सुधरता है, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव आता है। संत रामकृष्ण ने अपने जीवन में एक और महत्वपूर्ण बात सिखाई। वह थी अंतःकरण की आवाज सुनना। उन्होंने कहा, जब तुम अपने भीतर की आवाज सुनोगे तब तुम अपने सही मार्ग को पहचान सकोगे। यह ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हमें अपने लक्ष्यों को पाने के लिए हमेशा अपने अंतःकरण की सुननी चाहिए। जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं तब हम सही दिशा में आगे बढ़ते हैं।
संत रामकृष्ण ने हमें सिखाया कि हमें कभी भी अपने लक्ष्यों से नहीं हटना चाहिए। जब हम बड़े लक्ष्यों को चुनते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें उन पर विजय प्राप्त करनी होगी। उन्होंने कहा, सपने देखो और उन्हें पूरा करने का साहस रखो। उनका यह संदेश आज भी लोगों को प्रेरित करता है। संत रामकृष्ण परमहंस का जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने लक्ष्यों को बड़ा चुनते हैं और उन्हें पाने के लिए मेहनत करते हैं तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। हमें अपने अंतःकरण की आवाज सुनकर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए। उनका यह उपदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उनके जीवन काल में था। हम सभी को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने लक्ष्यों को हमेशा बड़ा चुनने का साहस रखना चाहिए। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने जीवन में बड़े लक्ष्य चुनने चाहिए। संत रामकृष्ण परमहंस की तरह हमें भी अपने सपनों की ओर बढ़ना चाहिए और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। हम सभी के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। संत रामकृष्ण की तरह हमें भी अपने अंतःकरण की आवाज सुनकर अपने जीवन को दिशा देनी चाहिए। हमारा लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि तभी हम जीवन में बड़ी सफलताएं प्राप्त कर सकेंगे। संत रामकृष्ण परमहंस के जीवन से हमें यही सीखने को मिलता है। आखिरकार संत रामकृष्ण परमहंस का जीवन यह दर्शाता है कि लक्ष्य हमेशा बड़ा चुनो। उनके विचार और शिक्षाएं हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करें और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम करें। यही है सच्ची भक्ति और मानवता की सेवा। इस प्रकार संत रामकृष्ण परमहंस का जीवन हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। हम सभी को अपने लक्ष्यों को बड़ा चुनने और उन्हें पाने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। मेरा सर क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, वो सबकी प्रॉब्लम का एक ही क्वेश्चन है। सर खड़े हैं यहाँ पे, हम सब इनसे ही सुनने आए हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम ये फेस करके बहुत आगे आ चुके हैं। तो एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो मैं एग्री करता हूँ कि सब उस पर एग्री करेंगे कि आप इतनी एनर्जी लाते कहाँ से हैं? व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर एनर्जी? कितने चाहते हैं ये हो आज के सेशन का टॉपिक? नहीं, सबको उठाना है। देखो भाई खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी हो रहे हैं यार। हमारे अंदर से ही एनर्जी निकलती चली जाए और उसके रुकने का कोई तरीका ना हो। जैसे एक है, अगर मैं एग्जांपल से बताऊं, ये लाइट्स हैं यहाँ पर, इन सब के स्विच है। स्विच किसी ने ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया। ये स्विच किसके हाथ में है? दुनिया के हाथ में है। और मजे की बात क्या है, यहाँ पे एक लाइट का एक स्विच होता है। अगर आप उस लाइट की तरह हो तो आपके 100 स्विच हैं या 1000 स्विच हैं, जितने रिलेटिव्स हैं सबके हाथ में स्विच है। किसी ने भी एक स्विच दबाया, ऑफ हो गए। फिर ऑन होने के लिए क्या करते हो? मेरी वीडियोस देखते हो। सर कुछ ऐसा कर दो कि मजा आ जाए, अंदर तक सुरसुरी छूटे हमारे अंदर तन बदन में। हाँ, ये सब टेम्परेरी सॉल्यूशन है, इसका कोई फायदा नहीं है। रियल सॉल्यूशन क्या है कि बिल्कुल रिलैक्स होकर के आराम से ठंडे दिमाग से विद पेशेंस समझने की कोशिश करो कि वो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। एक बात तो पक्की है, कहीं बाहर नहीं है। क्योंकि मैं किसके वीडियो देखूंगा? आपके पास तो फिर भी मैं हूं। मैं किसके देखूं? मेरे से बेटर कौन है? मेरा जो सोर्स है वो बाहर नहीं है, ये बात तो पक्की है। तो सोर्स अंदर ही है। और अगर वो सोर्स हमको समझ आ जाए तो फिर क्या फर्क होगा? एक तो है कि हम एक ऐसी लाइट बने जिसके अनलिमिटेड स्विचेस हैं और वो दुनिया के हाथ में है। ऑफ हो गए, फिर वापस से थोड़ी देर में ऑन हो गए, फिर ऑफ हो गए, फिर ऑन हो गए। एक तो ये तरीका है जीने का। एक है जस्ट लाइक सन, उसका कोई स्विच है क्या? उसको ऑफ करने का कोई तरीका है? कोई तरीका नहीं है। अब आपको एक बहुत मजेदार बात बताऊंगा जो आई एम नॉट टू श्योर आप कितना उसको डीपली समझ पाओगे, बट हो सके तो समझने की कोशिश करना। आपको सूरज बनना नहीं है, आप सब सूरज ही हो। मतलब आप में, मुझ में और दुनिया के किसी भी इंसान में कोई फर्क नहीं है, रत्ती भर भी। और ये आप मेरी आंखों में देख सकते हो कि मैं सच बोल रहा हूं या इज इट जस्ट अ पेप टॉक? यू अंडरस्टैंड व्हाट अ पेप टॉक इज? पेप टॉक मीन्स कि भाई कोई बंदा परेशान है, उसको बोल रहे हैं नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, जबकि हम खुद उस सिचुएशन में होंगे तो हमारी लगी बड़ी होगी। हाँ है, तो दिस इज जस्ट अ पेप टॉक।
फिर किसी को बोलने के लिए कि कोई मर गया है, नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, जो आया है वो जाएगा, तू जाने के लिए तैयार है? नहीं नहीं, इट्स नॉट अ पेप टॉक। बहुत ही डीपर लेवल से आपको कुछ बोल रहा हूं, हो सके तो इस बात को अपने अंदर तक जाने दो। आपको सूरज बनना नहीं है, सूरज के जैसा बनना नहीं है, आप वो ही हो। अनलिमिटेड आपके अंदर एनर्जी भरी पड़ी है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन सिर्फ अपने थॉट के लेवल पे आप छोटे होते चले जा रहे हो। एज किड्स आप सब में कितनी एनर्जी थी या नहीं थी? बहुत थी। कुछ फर्क पड़ता था? कभी किसी से लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मतलब चलते ही चले जाते थे। घर वाले इतना कहते थे मत तोड़ना मत तोड़ना, नहीं तोड़ ही देते थे। नहीं सुनते थे किसी की? ना जी, मतलब कमाल की एनर्जी थी। तो अब वो क्या है ऐसा जो हमारी एनर्जी को खींच लेता है? मजे की बात क्या है, वो हम सबको पता है। जो दुखी है, डिप्रेस्ड है, एंशियस है, परेशान है, उसमें एनर्जी की कमी है। एनर्जी है भी तो नेगेटिव एनर्जी है, लड़ने मरने को तो तैयार है, बट उसको बोला जाए कोई कंस्ट्रक्टिव कहाँ है? नहीं नहीं नहीं। तो ये पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव एनर्जी हमारे अंदर से कहां से आती है? क्रिएटिव एनर्जी हमारे अंदर कहां से आती है? जब माइंड पूरी तरह से रिलैक्स्ड होता है, माइंड पूरी तरह से एक जगह पर लगा हुआ होता है, उसमें हजार चीजें नहीं घूम रही होती है। नहीं तो हमारी ब्रेन की ऐसी हालत हो जाती है जैसे कोई कंप्यूटर हैंग हुआ पड़ा है। मोबाइल में आपने एप्स बहुत सारी डाउनलोड कर ली है, तो भैया अब टाइम आ गया फैक्ट्री सेटिंग्स को समझने का। समझे? बच्चे फैक्ट्री सेटिंग्स पे हैं, इसीलिए उनमें पूरी एनर्जी है। और इसका सोल्यूशन क्या है? अब आपको वापस से बच्चे के जैसा बनना है इस दुनिया के बावजूद। ये दुनिया जो बड़ों की दुनिया है, बड़े मतलब महामूर्ख जो अपने आप को बड़ा समझते हैं। शरीर बड़ा हो गया है, ऐसे भी चारों तरफ से फैले पड़े हैं। मैच्योरिटी लेवल 0 है। बच्चों में फिर भी मैच्योरिटी होती है। बच्चों को पता है कि कहीं कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है तो हाँ फिर भी सुन लो, समझ लो, ये कर लो। बड़ों में ढेले की नहीं है। तो रियल मैच्योरिटी इज व्हेन वी आर ईगर टू लर्न, व्हेन वी आर ओपन टू लर्न। पूरी तरह से हम अलर्ट हैं, अवेयर है हर मोमेंट में, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए। आप रुक जाओ, अब बीच में मत बोलना। सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? सुनना इज इम्पोर्टेंट, बोलना इज नॉट इम्पोर्टेंट। आपके अगर 1000 क्वेश्चंस हैं, अगर उन सबके भी मैंने जवाब दे दिया ना, हर एक के 1000 लाखों नए क्वेश्चंस खड़े हो जाएंगे। समझने की कोशिश करो कहाँ से क्या बोल रहा हूँ। जब भी हम परेशान होते हैं हमारी एनर्जी कम होती है, जब हम परेशान नहीं होते हमारी एनर्जी अच्छी होती है, कमाल की होती है। तो अब देखो हम दुखी क्यों होते हैं? इट इज सो सिंपल। नंबर 1, हमको जो चीजें चाहिए सरवाइव करने के लिए और वो हमारे पास में नहीं होती है तो हम दुखी होते हैं। वो चीजें कहां से आती है? पैसे से। तो पैसे की वजह से हम दुखी होते हैं? डेफिनेटली होते हैं। कभी ये मत कह देना कि नहीं होते हैं। फंस जाओगे, उल्टे सीधे चक्रों में पड़ जाओगे, उल्टे सीधे बाबाओं के पास जाकर के धक्के खाओगे, उल्टी सीधे तरह की मेडिटेशंस करोगे। मेरा माइंड स्टेबल क्यों नहीं रहता है? भैया तेरी जेब में पैसा नहीं है, पहले पैसा कमा जाएगा। इट इज सो ऑब्वियस। समझ गए? तो सबसे पहला स्टेप क्या है? आपके पास एटलीस्ट इतना पैसा होना चाहिए कि आपको अपने सर्वाइवल की टेंशन ना हो। इसमें कौन आपको बताएगा? मैं बताऊंगा? कोई और बताएगा? वो आपको खुद ही फिगर आउट करना है कि आपकी जो पर्सनालिटी है उसके हिसाब से क्या आप कर सकते हो जहां से एटलीस्ट आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ। दिस इज 1। दूसरा, हम दुखी कब होते हैं? जब हम जितना कमा रहे होते हैं उससे ज्यादा हमारे खर्चे होते हैं नहीं होते हैं? ये सुनने में बड़ा सिंपल सा लग रहा है, बट ये क्रेडिट कार्ड्स और ये वो ले लेते हैं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे। थोड़ा थोड़ा क्या होता है? तो शुरू में एटलीस्ट आप इतना कर सकते हो कि शुरू में गाड़ी लेनी है, ये लेना है, वो लेना है, डाउन पेमेंट पे लेना है, चक्कर ही खत्म। नहीं है डाउन पेमेंट के पैसे, मत लो। ये अगर इतनी बेसिक सी भी बात आपको समझ आ रही है तो प्रेशर रिलीज हो गया आपके ऊपर से, बहुत मेजर प्रेशर रिलीज हो गया। हाँ, दुनिया को दिखाने के लिए, अपने अंदर ही अंदर कुछ भी कहानियां बनाने के लिए ना, समझे? अपने अंदर ही अंदर हम कुछ भी कहानियां बना लेते हैं कि नहीं नहीं ये तो मुझे चाहिए ही, इसके बिना तो मेरी लाइफ चल ही नहीं सकती, अब बाइक से मुझे गाड़ी लेनी ही पड़ेगी। और ले ली, उसके बाद में आपके बॉस ने आपकी ले ली। समझे? होता है नहीं होता है? आपको इतनी अकल होनी चाहिए कि मेरे पास में जितना पैसा है मेरे खर्चे उससे हमेशा ही कम रहे, अगर आपको बिना टेंशन के जीना है तो। ये आ गया दूसरा। तीसरा, हम दुखी क्यों होते हैं? कभी सोचा है क्यों होते हैं हम दुखी? कंपैरिजंस करते हैं। जब भी अपने आप को किसी से भी कंपेयर करते हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है। इस दुख को आप प्रेशर बोल सकते हो।
और जिसके ऊपर जितना ज्यादा प्रेशर है, अभी जैसे आपको बोला जाए भागने के लिए और आपके पीछे मैंने 50 किलो का एक बैग टांग दिया, कहूंगा भागो, और एक है कोई बैग ही नहीं है, कोई बैगेज नहीं है, किस केस में ज्यादा तेज भागोगे? ऑब्वियस है ना, ये बात है, बोलने की जरूरत है। तो अपने अंदर झांक करके देखो कितना प्रेशर है। अभी हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं किस वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। नंबर 1 पैसे की कमी से, नंबर 2 खर्चे ज्यादा होने की वजह से, नंबर 3 अपने आप को कंपेयर करने की वजह से। चाहे आप किसी से भी कंपेयर करो, प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और प्रेशर ये मत समझना कि सिर्फ जब आप अपने आप को किसी ऐसे बंदे से कंपेयर करते हो जो आपसे ऊपर है, तब आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है। कोई बंदा आपसे नीचे है, उससे भी अपने आप को कंपेयर करते हो तो प्रेशर क्रिएट होता है अंकल। क्यों? क्योंकि अब आपकी वॉट लगेगी ये सोच करके ही कि अगर वापस से मुझे उस लेवल पे डाल दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा कि वो बंदा मेरे से आगे निकल गया तो पता नहीं क्या होगा, इसने मेरी कुर्सी ले ली तो पता नहीं क्या होगा। ये सब प्रेशर्स है, ये आपकी एनर्जी को खत्म करते चले जाएंगे। अपने आप को अपने दोस्तों से कंपेयर करो, ये करो वो करो। तो कंपैरिजन ऑफ एनी काइंड इज प्रेशर। ये तब आप समझ सकते हो जब बड़े रिलैक्स होकर के अपनी ब्रेन को आप ऑब्जर्व करते हो। जब आप बोलते हो मैं टॉपर हूं, तो क्या होता है? क्या प्रेशर सिर्फ उस पे क्रिएट होता है जो बॉटम पे है, या टॉपर पे भी क्रिएट होता है? समझ आ रही है मेरी बात है? तो इतनी हमारे अंदर अकल होनी चाहिए, हमको आगे बढ़ने के लिए लाइफ में अपने आप को किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। अपने पोटेंशियल को पहचानना है, उसके हिसाब से आगे बढ़ना है। किसी के जैसा नहीं बनना है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी फन्ने खाओ, उसके जैसा नहीं बनना है, अपने जैसा बनना है। और बताओ, और प्रेशर किस वजह से क्रिएट होता है? एक्सपेक्टेशंस। अब एक्सपेक्टेशंस क्या है? सिर्फ एक लाइन में बोलूंगा जिसमें आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस कवर हो जाएगी। ये जो दुनिया है जैसी है मुझे पसंद नहीं है, मैं चाहता हूं ये ऐसी हो जाए, यही तो है एक्सपेक्टेशंस। और क्या है? और जब भी आप इस तरह से एक्ट करते हो, यानी कि कोशिश करते हो उनको बदलने की, तो अगर वो बदल भी गए तब भी आप हारने वाले हो इस रास्ते पे चल करके। क्यों? क्योंकि आपकी साइकी में क्या बैठेगा, आपके सबकॉन्शियस में क्या बैठेगा कि मैं बदल सकता हूं। अगर मैं इसकी एक हैबिट बदल सकता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल जो हस्बैंड वाइफ है उनकी प्रॉब्लम की शुरुआत कहां से होती है? हस्बैंड कुछ बोलता है अपनी वाइफ को करने के लिए कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, मान लो पल्लू करना ही पड़ेगा, वो कहती है चलो कोई बात नहीं, एक ही तो बात है, कर देती हूं ना। उसने पल्लू किया, अब आपको क्या लगता है वो हस्बैंड वहीं पे रुक जाएगा? वो क्या कहेगा? अब तुम्हें रोज सुबह उठ करके पैर भी छूने होंगे, रोज सुबह उठ करके मेरी आरती भी करनी होगी, रात को मेरे पैर भी दबाने होंगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा वो गला दबा देगी अपना। अब इसमें नुकसान किसका हो रहा है? ध्यान से समझना। क्या सिर्फ उस लड़की का हो रहा है या इसका भी हो रहा है, लड़के का भी? ये देखने के लिए बड़ी समझ चाहिए। इसका भी हो रहा है, क्योंकि जब अलग होंगे तो दोनों को दुख होगा ना। उसको इतनी, मान लो उसकी 100 एक्सपेक्टेशंस पूरी करने के बाद में उस लड़की ने रिवोल्ट किया, तो उसको दूसरी ऐसी लड़की कहां से मिलेगी जो उसकी 100 एक्सपेक्टेशंस पूरी करे? दूसरी शादी करेगा तो वहां पे तो कान के नीचे पड़ेंगे घुमा करके। समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? तो वो बंदा फंस गया ना, उसको आदत पड़ गई अपनी एक्सपेक्टेशंस पूरी करवाने की, और जब उसने रिवोल्ट किया तो अब इसको समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो समझदार तरीका क्या है लाइफ को जीने का? सबसे समझदार तरीका, जहां से बिना किसी प्रेशर के आप जी रहे हो, ये दुनिया जैसी है परफेक्ट है, कुछ भी नहीं बदलना है इस दुनिया के अंदर। नथिंग नीड्स टू बी चेंज्ड, नथिंग नीड्स टू बी टच्ड। जहां आपने किसी भी चीज को छुआ अपने माइंड के लेवल पे, एक्सपेक्टेशन वाइज, आपको दुखी होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अपने आप को मेरी जगह पे रख करके देखो, अगर मेरे अंदर हल्की सी भी एक्सपेक्टेशन आई कि आपको समझ आना चाहिए कि मैं बोल क्या रहा हूं, तो मुझे पागल होने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे पता ढेले का समझ नहीं आना आप में से किसी को, सब ऊपर से जाने वाला है। जाने दो, पतंगों को जल जाने दो, पतंगे इसीलिए पैदा हुए हैं। ये इस दुनिया की कहानी है। पता है कि आग में जलना बुरा है, लेकिन क्या करें, फफड़ा रहे हैं अंदर से, चलेंगे, चलने दो। इसको समअप कर देते हैं चारों चीजों को। नंबर 1, आपको पैसे से ऊपर उठना है। आपके पास उससे ज्यादा पैसा होना चाहिए जितनी आपकी नीड्स है। नंबर 2, अपने डिजायर्स को पूरा करना है तो अपनी कमाई को बढ़ाओ। सुनने में बड़ा बेसिक लगेगा, लो फेरारी डाउन पेमेंट पे कौन मना कर रहा है? पहले कमाई बढ़ाओ, बाद में खर्चे बढ़ाओ। खर्चे कमाई से कम, बेसिक्स ऑफ लाइफ, प्रेशर कभी क्रिएट नहीं होगा। नंबर 3 क्या था? बोलो बोलो बोलो। कंपैरिजन।
इस कंपैरिजन के कीड़े से अपने आप को बचा लो। ना अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना है ये बोल करके कि देखो मैं तो ये कर गया, मैं तो वो, ना ये करना है कि देखो वो क्या कर गया और मैं वहीं रह गया। दोनों तरफ से प्रेशर क्रिएट होता है, दोनों जगह से बाहर निकल आओ। ये आगे पीछे का गेम चलता रहता है इस दुनिया में, इसमें ज्यादा ध्यान मत दो, अपने काम पे ध्यान दो। जिसके काम में दम है वो इस रेस से बाहर आ सकता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इस रेस में जीतना इज नॉट इंपॉर्टेंट। गधों की रेस में जीतना इंपॉर्टेंट है, इस गधों की रेस से बाहर निकलना इंपॉर्टेंट है, उसकी बात हो रही है आज यहां पर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चौथा पॉइंट, एक्सपेक्टेशंस को जीरो कर दो। क्यों? क्योंकि चाहे एक्सपेक्टेशंस पूरी हो चाहे ना हो, दोनों ही तरफ से मैं मरने वाला हूं, तो ऐसा काम करना ही क्यों है? ये फॉर्मूला है जिसको दुनिया की कोई ताकत चैलेंज नहीं कर सकती। किस चीज का फॉर्मूला है? बिना प्रेशर के लाइफ को जीने का। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बहुत खुशी है आपके साथ यहाँ पर वक्त को इन्वेस्ट करते हुए। मुझे याद है 1983 की बात है, मैं अपना करियर को चालू किया था एज ए न्यूज़पेपर वेंडर। घर घर में जाके मैं न्यूज़पेपर डालता था, क्योंकि मेरे फादर की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही बुरा था और डॉक्टर को देने के लिए पैसा नहीं था। माँ की बीमारी थी लेकिन डॉक्टर को देने के लिए पैसा नहीं था। मेरे कॉलेज में देने के लिए पैसा नहीं था, SY BCom में था। एक दिन डैडी ने कहा कि अब मैं तेरे को आगे नहीं पढ़ा सकता हूँ, और इसलिए मैंने न्यूज़पेपर का धंधा चालू किया। और न्यूज़पेपर डालते डालते सुबह के टाइम पे मैं कॉलेज में जाता था, दोपहर के टाइम पे मैं अकाउंटेंट नौकरी करता था, और रात के टाइम पे मैं ट्यूशन लेता था। और इस तरह से मेरी जीवन बीत रही थी, मुकेश के दर्द भरे गाने सुन के, इस तरह से कि मेरे लाइफ में कुछ होने वाला नहीं है, इस तरह से मेरा लाइफ बीत रहा था। उस टाइम पे राह चलते चलते 1985 में एक इंसान मिला जिसका नाम है स्वामीनाथन अय्यर। मैं आज भी उसकी स्मृति में बहुत कुछ सोचता हूं, क्योंकि अगर वो नहीं मिला होता तो आज मैं यहां पर नहीं पहुंचा होता। जिस मकाम पे मैं आज पहुंचा हूं उस मकाम पे मैं बिल्कुल पहुंच नहीं सकता था। जीवन में माय डियर फ्रेंड्स ऐसे कई बार होता है कि कोई इंसान राह चलते चलते कभी 85 में, कभी 95 में, कभी 2005 में, कभी 2010 में, राह चलते चलते ऐसे कई इंसान आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट बन के आते हैं। लेकिन उसके लिए एक सोच होना बहुत जरूरी है, एक तड़प होना बहुत जरूरी है, और वो तड़प वो इंसान के मिलने के पहले से होना चाहिए। यानी कि स्वामीनाथन अय्यर के मिलने के बाद मेरी तड़प नहीं पैदा हुई थी, तड़प पहले से ही थी। उसने मतलब मेरे में वो चिंगारी थी। अगर चिंगारी है आप में तो कोई फूंक लगावे तो उसका उसका बढ़ोतरी भी हो सकता है। कईयों में चिंगारी नहीं होती। मैं नहीं जानता हूं कि आप लोगों में चिंगारी है या नहीं, लेकिन ये तो आपको ही पहचानना है। और चिंगारी मेरे में थी कुछ कर दिखाने का, चिंगारी मेरे में थी कुछ बनने का, चिंगारी मेरे में थी कुछ पैसा कमाने का, चिंगारी मेरे में थी कि मेरे माँ बाप के सब सपनों को पूरा करने का, चिंगारी मेरे में थी कि मेरे बहनों के जितने भी सपने थे उसको पूरा करने का, चिंगारी मेरे में थी कि मेरे जितने भी मेरे जो बच्चे हैं और मेरे जो साथ काम करने वाले जितने भी लोग हैं उनके लाइफ के जितने भी सपने हैं उसको पूरा करने का एक चिंगारी 1983 में भी मेरे अंदर था। और जब वो चिंगारी थी तो चलते 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 स्वामीनाथन अय्यर मिल गया और मुझसे उस तू करता क्या है, और मैंने पूरी कहानी उसको बता दी कि मैं करता क्या हूँ, कि मैं इस तरह से न्यूज़पेपर डालता हूँ, फिर कॉलेज में जाता हूँ, उसके बाद दोपहर को अकाउंटेंट की नौकरी करता हूँ और रात को ट्यूशन लेता हूँ। और इस तरह से अय्यर ने मुझसे, मैंने जब अय्यर को कहा, अय्यर ने कहा यार इस तरह से तेरा लाइफ में कुछ होने वाला नहीं है, तेरे कोई सपने पूरे नहीं होंगे, तेरे जो पर्पस है, तेरे जो लक्ष्य है, तेरे जो टारगेट है वो कुछ भी पूरे नहीं होने वाले हैं। क्योंकि अगर तू न्यूज़पेपर डालता है सुबह से लेके सुबह के टाइम पे न्यूज़पेपर डालता है, अपने गली का जो कुलकर्णी है वो भी पिछले 25-30 साल से न्यूज़पेपर डालता है, लेकिन ना उसके बच्चे कुछ बड़े कॉलेज में गए, ना वो खुद कुछ बड़ा अचीवमेंट कर सका, कुछ भी उसके लाइफ में बड़ा नहीं हुआ। और तू कहता है कि अकाउंटेंट का नौकरी करता है, आज तेरे को 400 रुपये अकाउंटेंट की मिलती है, अगले साल वो 500 हो जाएगा, अगले साल उसका 600 हो जाएगा, फिर 700, फिर 800, फिर 1000 हो जाएगा। आज से 15 साल के बाद जब तेरी उम्र 35-36 की होगी तब तेरा पगार सिर्फ 3-4 हजार रुपया होगा। और 3-4 हजार से तू क्या खाएगा, तू क्या पहनाएगा, तू क्या एजुकेशन देगा अपने बच्चे लोग का, और ये सब तेरे से कुछ होने वाला नहीं है, तू कुछ बड़ा कर नहीं सकेगा। और ये जो ट्यूशन ले रहा है, आज तेरे को 100 रुपये एक ट्यूशन का मिलता है, कल 200 मिल जाएगा, कल 300 मिल जाएगा, बट संतोष नायर ये सब जो तू कामें कर रहा है, अकाउंटेंट का नौकरी, न्यूज़पेपर, इससे तू बड़ा आदमी बन ही नहीं सकता। अगर तेरे में सपने हैं, ड्रीम्स हैं, और अगर तेरे ड्रीम्स बड़े हैं तो एक ही प्रोफेशन है
उसने कहा एक ही प्रोफेशन है, एक ही धंधा है, एक ही चीज है, एक ही प्रोफेशन है जिसके अंदर अगर तुमने अपने आप को डाल दिया, अगर तुमने अपने आप को इसके अंदर घोल डाला, अगर इस प्रोफेशन की तुमने श्रद्धा के साथ रिस्पेक्ट की और इस प्रोफेशन का मान सम्मान अगर तुमने किया और इस प्रोफेशन में जो करना है वो अगर आपने किया तो आप कुछ बड़े कर सकते हैं। आपका जो सपना है वो साकार हो सकता है, पैसे कमा सकते हैं, नाम इज्जत शौहरत सब कुछ मिल सकता है। और मैंने जब उससे पूछा कि ये कौन सा प्रोफेशन है, आप बता सकते हो कौन सा प्रोफेशन है? उसने कहा होगा कौन सा प्रोफेशन है? एब्सोल्युटली राइट। उसने कहा कि अगर जीवन बनाना है, नाम बनाना है, इज्जत कमानी है, शौहरत कमानी है और अपने चाहतों के हिसाब से पैसे अगर बनाना है, अपने चाहतों के हिसाब से, जरूरतों के हिसाब से नहीं, अपने चाहतों के हिसाब से अगर पैसे बनाना है तो गेट इनटू सेल्स। और उसने कहा सेल्स कैन फुलफिल एनीथिंग। कोई भी आदमी सेल्स में अगर चला जाता है तो जितने भी बड़े सपने हैं वो पूरा हो सकता है। तो मैंने उससे कहा कि इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई सेल्स में, ये तो मैं तो अकाउंट्स का नौकरी कर रहा हूं, उसमें भी हो सकता है। इसने कहा कि अकाउंट्स में तो आप जो भी है फुल डे सेम काम करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। दिन में आप वही काम करते हैं, रात में आप वही काम करते हैं, वहां पर कोई वैरायटी नहीं होता, वहां पर कोई चैलेंज नहीं होता। एक बार आपने सीख लिया, 1980 में कॉलेज में जाके बीकॉम आपने कर लिया, उसके बाद जो भी आपको अकाउंट्स में करना है वो सेम होता है। और जब लाइफ में काम सेम होता है, जब चैलेंज सेम रहता है, जैसे एक कैशियर का काम ले लीजिए, बैंक में सेम काम होता है। जैसे आप एक ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट का काम ले लीजिए, काम सेम होता है। कल भी वो सेम ही था, आज भी वो सेम है, वो कल भी सेम रहेगा। जब भी कोई ऐसी जगह होती है जहां पर चीजें सेम रहती है, वहां पर कभी भी अचीवमेंट नहीं होता, वहां पर कभी भी इनकम बढ़ेगा नहीं। लेकिन जहां पर डायनामिक्स रोज बदलता है, जहां पर रोज नई चीजें होती हैं, जहां पर लोग आते हैं जाते हैं, क्या होगा मालूम नहीं, कब होगा मालूम नहीं, कैसे होगा मालूम नहीं, जहां पर हर चीज बदलता है, वो जो एक वातावरण होता है वहां पर हर टाइम अचीवमेंट होता है। जैसे एक्टर्स के लाइफ में हमेशा चेंज होने की वजह से वो बहुत मालामाल बनते हैं। आमिर खान को देख लीजिए, हमेशा चेंज चेंज चेंज। अभी देखिए जो गजनी उसने उतारा है, कंप्लीटली चेंज पर्सनैलिटी। वो मतलब कयामत से कयामत का जो जमाना था जब उसने जूही चावला के साथ उसने जो पिक्चर में आया था, और आज आप देखिए कंप्लीटली। तो इसका एक मतलब पक्का है कि लगातार आप अगर अपने आप को चेंज करते हैं, लगातार नयापन अगर आप में लाइफ में है, लगातार नए चैलेंजेस अगर आप लेते हैं, अगर आप आमिर को देख लीजिए, अमिताभ को देख लीजिए, या कोई भी इंसान को देख लीजिए, नए नए चैलेंजेस लेने का जहां पर वातावरण होता है वहां पर पैसा होता है, नाम होता है, इज्जत होती है, शोहरत होती है। और वो है लाइन सेल्स का। जीते क्योंकि इनके पास बड़े सपने थे, और बड़े सपने को ठोक के अंदर डाला नहीं जा सकता, बड़े सपने को ठोक के अंदर डाला नहीं जा सकता। बड़े सपनों के लिए आदमी को शांति के साथ बैठ के सोचना पड़ता है कि मुझे करना क्या है लाइफ में। मेरा आज अगर 30 बरस का उम्र है या आज मेरा 45 बरस का उम्र है, मुझे मरने के पहले करना क्या है। उसके पास उस तरह का एक सोच बहुत जरूरी है। सोच बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स, सोच होना बहुत जरूरी है। ताजमहल बन को 400 साल हो गए, करीबन 400 साल हो गए ताजमहल को बन के। हजारों लोग आए, उसके बाद हजारों लोग आए ताजमहल के बनने के बाद, बहुतों ने करोड़ों रुपए लेके आए। उनके पास वो टाइलें भी थी, वो सीमेंट भी था, वो मार्बल भी था, वो सब कुछ था। पिछले 400 साल में कई लोगों ने, कई महाराजाओं ने, कई राजाओं ने, कई लोगों ने, कई गवर्नमेंटों ने, कई इंस्टीट्यूशन ने पूरी वर्ल्ड में वो ताजमहल को रेप्लिकेट करने का कोशिश किया, लेकिन एक इंसान भी उसके करीब आ ना सका, उसके करीब कभी आ ना सका। रीजन बड़ा सिंपल है कि जो शाहजहां का सोच था, जो बड़ा सोच था कि मैं एक ऐसी मूर्ति बनाना चाहता हूं कि 400 साल, 500 साल, 1000 साल तक लोग दुनिया देखती रहे। एक राजा का सपना, वो जो सोच था, वो सोच दूसरों के पास नहीं था। दूसरों के पास पैसा था, दूसरों के पास रिसोर्सेस था, दूसरों के पास वो फैसिलिटी थे, वो लोग थे, लेकिन कभी ताज बना ना सका। क्योंकि ताज बनाने के लिए जो सोच है, वो सोच बहुत जरूरी है। और सोच अगर जिसका बड़ा हो जावे, सोच
जिसका बड़ा हो जावे, सोच जिसका पावरफुल हो जावे, सोच जिसका एकदम डिटर्मिनेशन के साथ सोचा हुआ बात होवे, तो वो आदमी बहुत लेवल पे आगे बढ़ सकता है। एंड दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं हमेशा बोलता हूं कि इस लाइन में अगर आए हो तो पहले तो वो सोच रखिए कि मैं बड़ा आदमी इस लाइन से ही बनूंगा। पहले तो ये सोच रखिए और ये विश्वास रखिए। कई लोग ये लाइन में आते हैं और इस लाइन को विश्वास नहीं करते। कई लोग इस लाइन में आते हैं और इस लाइन के खिलाफ बोलते हैं। कई लोग इस लाइन में आते हैं और किसी ने अगर कुछ ऊपर नीचे बोल दिया तो वो खुद भी इस लाइन के खिलाफ बात करने चालू हो जाते हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं, अगर आप सेल्स में आए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग एक तरीके का सेल्स है, अगर इसमें अगर आप आए हैं तो एक बात पक्का कर लो माय डियर फ्रेंड्स, एक बात पक्का कर लो कि आप ताजमहल बना के ही आप आराम करेंगे। वो एक सोच होना चाहिए कि भले आप इसको बनाते बनाते, ताज को बनाते बनाते आप मर जावे, आप अपने लाइफ के वो जो बड़े सपने को करते करते आप मर जावे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सोच बड़ा होना चाहिए। एंड दैट इज माय फर्स्ट लेसन टू यू माय डियर फ्रेंड्स। कौन है ये लोग जो बड़े सपने देखते हैं? कौन है ये लोग? सबसे पहला, ये जितने भी लोगों का नाम अभी यहां पर लिया है, चौधरी साहब का या शमशुद्दीन साहब का या जितने भी लोगों का मैंने यहां पर नाम लिया है, ये सब लोग ऑर्डिनरी और कॉमन मैन थे। प्लीज अंडरस्टैंड, एक जमाने में धीरूभाई भी एकदम ऑर्डिनरी आदमी होता था, एक जमाने में सचिन तेंदुलकर भी एकदम ऑर्डिनरी इंसान होता था। ये सब लोग एकदम ऑर्डिनरी इंसान होते थे, एक जमाने के साधारण लोग थे। अमिताभ भी आज से करीबन 30-35 साल एकदम साधारण सा एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करता था। एडवर्टाइजिंग कंपनी में छोटी सी पगार पे वो नौकरी कर रहा था। एंड दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सब लोग एक छोटे पैमाने में चालू किया था। मैंने भी आज से कई साल पहले जब अपना करियर चालू किया, मैं एक साधारण सा इंसान था। एकदम सिंपल इंसान लोग ही बड़ा काम कर सकते हैं अगर सोच हो तो। बहुत सारे लोग जो साधारण हैं वो जिंदगी में साधारण ही रह जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि उनके पास वो सोच नहीं है। सेकेंडली, all of them had big dreams, और ये बहुत ही जरूरी है। बड़ा ड्रीम होना बहुत जरूरी है, बड़े सपने होना बहुत ही जरूरी है। और ये सब लोग जो है, नॉट ओनली दे हैड द ड्रीम टू अचीव बट दे वांटेड टू क्रिएट अ नेम। वो लोग चाहते हैं कि अपना नाम बन जावे, वो चाहते थे कि अपना फेम हो जावे, अपना नाम हो जावे, इज्जत हो जावे, पैसा हो जावे, रिकॉग्निशन मिल जावे और अपना एक आइडेंटिटी हो जावे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज यहाँ पर कोई बहुत बड़ा मोटिवेशनल टॉक देने नहीं आया हूँ, क्योंकि मेरा नाम ही संतोष नायर और मैं बहुत मोटिवेशनल टॉक दे चुका हूँ। मैंने एक चीज देखा है, बहुत मोटिवेशन के बाद लोग बहुत मोटिवेट हो जाते हैं, 2-3 दिन तक वो मोटिवेशन रहती है, लेकिन उसके बाद काम कुछ होता नहीं है। जब यहाँ से राजस्थान वापस चले जाते हैं, यहाँ से हुबली जब वापस चले जाते हैं, यहाँ से जब गोवा वापस चले जाते हैं, वो सब मोटिवेशन चला जाता है। मोटिवेशन परमानेंट कभी रहता नहीं है, सोच परमानेंट रहता है। जो खाली बाहर से मोटिवेटेड रहता है, शाहजहां को किसी की मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उतना सोच इतना पक्का था कि हजारों उसके पास आए और उसको बोले ये नहीं हो सकता, ये प्रॉब्लम है, ये ऐसा गुंबद नहीं बन सकता, ये ऐसा नहीं हो सकता, न वैसा नहीं हो सकता, इतने टाइम में नहीं हो सकता, इतना इस तरह का मटेरियल मिल नहीं सकता, लेकिन उसने कहा कि मुझे बनाना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला तो आप ये पहली बार डिसाइड कर लो कि सचमुच में आपको बड़ा इंसान बनना है कि नहीं। लो आज दूसरे बने बोल के आप कभी नहीं बन सकते, आपको बनने की चाहत होनी चाहिए। दूसरे कोई भी हर्षवर्धन बन गए बोल के आप नहीं बन सकते, क्योंकि वो जो बना है उसके पीछे जो सोच है वो आपके पास होना चाहिए। तो वंस फॉर आप ये डिसाइड कीजिए, क्योंकि आज से करीबन 25 साल पहले जब मैंने अपना करियर चालू किया, तब मैंने डिसाइड किया जब तक मैं रहूंगा, जब तक मैं जीवित रहूंगा, मेरा नाम रहेगा, बहुत जबरदस्त फेम रहेगा, और जब तक मैं रहूंगा, यानी 1985 को मैंने जो सोचा, मैं बोला जब तक मैं मरूंगा तब तक मेरे पास बहुत पैसे रहेंगे, बहुत नाम रहेगा, बहुत इज्जत, बहुत शोहरत, सब कुछ। मतलब ये जो सोच था वो सिर्फ 1985 के लिए नहीं था, ये सोच 1986 के लिए नहीं था, ये सोच एक 80 साल के लिए था, क्योंकि तब मैं उम्र में सिर्फ 20 बरस का था और मैं हमेशा सोचता था कि 100 बरस तक मैं जीऊंगा।
तो 80 बरस का एक सोच होता है। 80 इयर्स तक मेरे को पैसे बनाना है, 80 इयर्स तक नाम रहना है मेरा, 80 इयर्स तक मेरी इज्जत रहनी चाहिए, मेरी शोहरत रहनी चाहिए। 80 बरस तक जब तक मैं जीऊंगा इस प्लैनेट पे और पूरी प्लैनेट को मैं अपने कब्जे में करूंगा, वो सोच मेरी 20 बरस के दिमाग के अंदर था। एंड देयरफॉर 85 गया, 86 गया, 90 आया, 95 हुआ, 98 हुआ, सन 2000 आया, 2002 हो गया, 2005 हो गया, 2007 हो गया, 2008 हो गया। हर साल मैंने पिछले साल से ज्यादा पैसा बनाया, हर साल मैंने पिछले साल से ज्यादा नाम कमाया, हर साल मेरा पिछले साल से बढ़िया गाड़ी था, हर साल मेरे पिछले साल से बढ़िया घर था, हर साल मेरे पिछले साल से बढ़िया कपड़ा था, हर साल मेरे पिछले साल से बढ़िया गाड़ी मतलब घर था, मतलब वॉच था, हर साल मेरे पिछले साल से बढ़िया पेन था, हर साल मेरे बैंक बैलेंस में पिछले साल से ज्यादा पैसा था, हर साल। यानी 25 साल से चल रहा है और आने वाला और 50-60 साल ऐसा ही चलेगा। ये सोच है, ये सोच है माय डियर फ्रेंड। मैं कोई ताली बिली मत बचाइए क्योंकि वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है ताली के अंदर। खुश ना हो जाइए, ये सोच को पकड़ी आज कि मेरे को 70 साल तक पैसे बनाना है, मेरे को 70 साल तक नाम बनाना है, मेरे को 70 साल तक अपने एक ही प्रोफेशन में रहना है। और 25 साल पहले जो मैंने सेल्स के लाइन में आया, इसके बीच में मेरे को कई लोग आए, नायर साहब आप ये रिक्रूटमेंट के लाइन में चले जाइए, नायर साहब आप ये लाइन में चले जाइए, नायर साहब आप ये जो प्रोफेसर बन जाइए, नायर साहब आप वो लाइन में चले जाइए, एक्टिंग के लाइन में चले जाइए, आप इतना बढ़िया एक्टर है, आप इतना बढ़िया इमोट कर सकते। कितनों ने क्या क्या बोला, लेकिन मेरा जो सोच था सेल्स में रहने का और अपने जीवन को एक ताजमहल बनाने का, अपने जीवन को एक ताजमहल बनाने का, एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूं कि आज से 100 साल के बाद जो किताबें, जो ऑडियोस और वीडियोस में लिख के और पहन के जाऊंगा, वो 100, 200, 300 साल तक इसकी जो सुगंध है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। वो सोच आपके पास होना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है। टेम्परली नाम के पीछे भागते हैं, टेम्परली इज्जत के पीछे भागते हैं, टेम्परली शोहरत के पीछे भागते हैं। और टेम्परली मतलब क्या है, हालत बहुत खराब थी, हमारी घर की हालत बहुत खराब थी, तो हालत इंप्रूव करने के लिए हम नेटवर्क मार्केटिंग में आए। हालत को सुधारने के लिए हम नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आए हैं, जैसी थोड़ी सुधर जाती है आदमी काम बंद कर देता है। और आपने देखा होगा आपके टीम मेंबर्स के अंदर ही, जैसी हालत थोड़ी सुधर गई, जैसी थोड़ी औकात सुधर गई, जैसी थोड़ा सा पैसा कमा लिया, जैसे थोड़ा सा नाम बना लिया, इसकी साली सोच खराब हो गई, क्योंकि उसकी सोच ही उतनी थी, उसकी साले की सोच ही उतनी थी कि मेरी थोड़ी सी औकात इंप्रूव हो जावे, थोड़ा सा आज मैं 5,000 कमा रहा हूं तो 50,000 हो जावे, बस अंतिम संस्कार उसके बाद। तो उसका एक्चुअली जब वो सिल्वर बन जाता है या जो भी बन जाता है तो 50 हो जाता है। अब उसके पास 50 साल क्या करने का साले को मालूम ही नहीं, पता ही नहीं करने को क्या करना है उसको नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि उसका ताजमहल बन गया, उसका ताजमहल बन गया। अब उसके पास कुछ भी नहीं है बनाने के लिए। अब फिर लोग धक्का मार रहे हैं, लीडर लोग धक्का मार रहे हैं, तो बोलते यस सर करता हूं, आज करूंगा, कल करूंगा, वादे करता है, वादे पे वादे करता है, निभाने की कोई उसकी चाहत है नहीं, टोपी लगाता है वो, बस ऐसी उसकी जीवन निकल जाती है। और फिर ट्रेजेडी की बात देखिए, वो लीडर भी बन जाता है, उसकी सोच मर चुकी है और वो लीडर है, उसके नीचे 5,000 आइटम काम करते हैं। इसकी बुझ चुकी है, इसकी चिंगारी पे पानी डाल दिया उसने, अब इसके मन में चिंगारी है नहीं। अब वो बल्ब बन गया, बल्ब के सामने आप कितना भी जाके फूको उतना ही रहता हो, वो बल्ब बन गया है। उसकी वो बत्ती 0 वोल्ट का होता ना, 50 वोल्ट का, 0 वोल्ट का, 250 वोल्ट का, उसको कितना भी तू जाके उसके सामने फूक ले, तू साला इंजन लगा दे,
तू पंप लगा दे, तुम लोग सब मिलके फूंक लो, वो वैसे ही रहेगा। वो बल्ब है। हम में से कई लोग की बत्ती तो जल गई बस, लेकिन पावर उतना ही है। एंड देयरफॉर वो सोच खलास हो चुकी है। एंड देयरफॉर मैं चाहता हूं कि आपके अंदर वो सोच को वापस पैदा किए। ईच ऑफ दिस पीपल जिनका नाम आपने देखा, दे हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक साल के लिए नहीं होता है। हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज फॉर 100 years। ये चाहते थे कि ये लोग अपने फैमिली और अपने बीवी बच्चों को सबसे बढ़िया देवे। ये नहीं कि खाली जब बेटा 12 बरस का है तो बढ़िया देवे और बेटा जब 18 बरस का बढ़िया देवे। बेटा जब तक जिंदा है तब तक मैं बाप दे सकूं, ऐसा सोच था उनका। बेटा जब तक जिंदा है, यानी मेरी बेटियां हैं 3 daughters, मेरी बेटियां जब तक जिंदा है तब तक मैं क्या उनको बढ़िया कुछ दे सकूं, ये सोच होना चाहिए। एंड each of these people you meet in life had not only dreams, but they wanted to know, they wanted to achieve all their dreams। सब ड्रीम्स को ये लोग अचीव करना चाहते थे। और मेरा ये मानना है they also many people, जो मैं कहता हूं हमेशा कि but they don't know how to achieve or fructify their dreams। मतलब आप में से भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि इसको किस तरह से अचीव करना है। करना तो आप भी चाहते हैं, लेकिन आप में से कई लोग जानते नहीं हैं कि कैसे करना है। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड व्हाई टू डू। बहुत लोग ये नहीं जानते व्हाट इज टू बी डन, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये मालूम नहीं है। बहुत साल पहले मेरे को एक चीज समझ में आया। जिग जिगलर बोल के बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर होता था। जिगलर साहब ने कहा कि सबसे पहला काम आपको अपने ड्रीम्स को गोल्स में कन्वर्ट करना है। उसने कहा कि ड्रीम्स को गोल्स में कन्वर्ट करना है। तो मैं भी सोचने लगा, ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करना है, क्या मतलब है इसका? ड्रीम्स को गोल में कन्वर्ट करना, ड्रीम्स को टारगेट में कन्वर्ट करना, ड्रीम्स को लक्ष्य में कन्वर्ट करना, तो मुझे समझ में नहीं आया। और फिर मैंने उनका एक बहुत बढ़िया सीडी सुना, हाउ टू अचीव योर गोल्स ऑन शेड्यूल। बहुत ही बढ़िया उनका कैसेट मैंने सुना कि कैसे हम अपने गोल्स को अचीव कर सके। और उसमें उन्होंने कहा सबसे पहला तो आपको एक 200 पेज का बुक लेना है, उन्होंने कहा, और उसमें आपको अपनी सारी ड्रीम्स लिखनी है, सारी ड्रीम्स। और उसने कहा कि जीवन भर का ड्रीम्स लिखिए। पूरा एक 200 पेज का बुक लीजिए और उसमें आप अपना सारी ड्रीम्स लिखिए कि 35 की उम्र में क्या चाहिए, 45 की उम्र में आपको क्या चाहिए, 50 की उम्र में आपको क्या चाहिए, 60 की उम्र में आपको क्या चाहिए, 70 की उम्र में क्या चाहिए। अगर आपकी 5 बरस की बेटी है तो उसको 5 बरस की उम्र में आप क्या देना चाहते हैं, 10 बरस की उम्र में आप क्या देना चाहते हैं, 20 बरस की उम्र में आप क्या देना चाहते हैं। अगर आपका घर है तो 20 बरस की उम्र में किस तरह का घर होना चाहिए, 30 बरस की उम्र में किस तरह का घर होना चाहिए, 40 बरस की उम्र में किस तरह का घर होना चाहिए, 50 बरस की उम्र में किस तरह का घर होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि पूरा जितने भी आपके ड्रीम्स हैं उसको पूरा लिख दीजिए। और उन्होंने एक बहुत ही अच्छी डायलॉग कही कि जब ड्रीम्स लिखते हो, डोंट बी जजमेंटल, डोंट बी जजमेंटल। वो बोलते थे, क्या मतलब है डोंट बी जजमेंटल? हर्ष बता सकता है? कहते हैं जब ड्रीम्स लिखते हैं डोंट बी जजमेंटल, डोंट बी जजमेंटल। कोई बता सकता है इसका मतलब क्या है? जज मत करो कि तुम वो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो आदमी ने जज कर लिया वो उधर ही खलास हो गया। ड्रीम्स जब देखते हो तो आप ये जज ना करो कि ये मेरे से हो सकता है कि नहीं, मैं कर पाऊंगी कि नहीं, मैं तो हाउसवाइफ हूं, मेरा तो बैकग्राउंड है नहीं, मैं तो 10वीं फेल हूं। आप ये जज ना कीजिए, क्योंकि जैसे आप जज करने को चालू करते हैं सेल्फ डाउट आ जाता है, आपको अपने आप से शक होने चालू हो जाता है। एंड दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं सबसे पहला तो आप अपना ड्रीम्स लिखिए एंड डोंट बी जजमेंटल।
जो भी आता है लिख लीजिए कि मेरे को जू बीच में समुंदर के बाजू में बंगला लेना है, मेरे को मर्सिडीज लेना है, या मेरे को BMW लेना है, मुझे गांव में इतना एकड़ जमीन लेना है, मेरे को मेरे फादर के लिए करना है, मेरे मदर के लिए करना है, मेरे ब्रदर के लिए करना है। जो भी आपका आने वाले जितने भी सालों का जितना आप सोच सके, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल, आप जितना हो सके वो सभी ड्रीम्स को आप पहले लिखने चालू करो। कोई बता सकता है ये 40-50 साल का ड्रीम्स को एक 200 पेज के बुक में पहला पेज सेकंड पेज लिखते जा रहे हैं? इतने 50-60 साल के ड्रीमों को लिखने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? क्यों ना हम 1-2 साल का ही लिख लेवे? हमको 2-3 साल में जो सपने हैं जो तो वो लिख लेवे। क्यों हम 50-60 साल के पूरे ड्रीम्स को पूरे एक ही टाइम पे उतारने के चक्कर में हैं? क्यों? हमेशा बिजी रहेगा, मरने तक बिजी रहेगा, जिंदगी का मकसद क्लियर हो जाएगा, जिंदगी का मकसद क्लियर हो जाएगा, हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, इतना लंबा सोच रहेगा, क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। योर फोकस विल बी ऑलवेज ओरिएंटेड। या एक मिनट मैडम, विचार को आकार देने की मैं बोलता हूं ना, ये 50 साल का अगर आप कैप्चर करेंगे ना तो आपकी सोच बनती है, सोच बन जाएगी साला इतना सब करने का। और वो जो सोच है वो आपको कभी कोई रिजेक्शन या जितने भी मारामारी जिंदगी में होता है, जितने भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उससे आपको बचा के रखेगी। एंड देयरफॉर अगर आपका सोच पक्का करना है तो आने वाले 50 से 60 साल में आप क्या करने वाले हैं, इसको आप लिख लीजिए। और इसको करते टाइम बिल्कुल आप ये ना सोचिए कि आप कर पाएंगे कि नहीं, या ये मेरे में है कि नहीं। ये सबसे पहला आपको लिखना है। उसके बाद 48 घंटे दे दीजिए, 48 आवर्स ऑफ बुक को बंद कर दीजिए, उस बुक को बंद कर दीजिए, किताब को बंद कर दीजिए, बिल्कुल कुछ न करना, क्योंकि उन 48 घंटों में आपके मन में हलचल मची रहेगी। उन 48 घंटों में मेरी चाहत है कि आप कोई काम ना कीजिए, किधर अकेले बैठिए, किसी को ना मिलिए, ना दोस्तों को, ना बीवी को, ना बच्चे को। हो सके तो कोई रिसोर्ट में या किधर भी समुद्र के किनारे या किधर भी राजस्थान में डेजर्ट में जाके अकेले बैठ जाइए। 2 दिन किसी से बात नहीं करना, 2 दिन किसी से कोई वार्तालाप नहीं करना। वो 2 दिन अपने आप के साथ बिताइए। मैं कहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ये करेंगे तो आप जब 2 दिन के बाद आएंगे, आप वो इंसान ही नहीं रहेंगे जो 35 बरस का इंसान था या 25 बरस का इंसान था। 2 दिन के बाद जब वापिस आएंगे, आप अपने एक एक सपने को लीजिए, उसमें करीबन आपने 500 सपने लिखे होंगे। एक एक सपने को पूछिए कि मुझे यह सपना साकार क्यों करना है। वाई, आस्क वाई टू योर ड्रीम्स। क्यों मुझे यह सपना साकार करना? क्योंकि ये सब ड्रीम्स हैं, सपने हैं। अब ये गोल बने नहीं हैं, ये सिर्फ सपने हैं। इसमें आपने अंधाधुंध लिख दिया, मुझे माधुरी दीक्षित से शादी करना है, मुझे ये करना है। अब ये तू मत सोच कि माधुरी तेरे साथ शादी करेगी कि नहीं, और डॉक्टर नेने उसको छोड़ेगी कि नहीं, 2 बच्चे की माँ है, वो उसका प्रॉब्लम है, हम सेटिंग कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि तू वो लिख दे। अगर तेरे मन में वो आ जाता है कि मेरे को माधुरी से शादी करना है, तो तू ये मत सोच कि वो होगा कि नहीं, तू बस लिख दे उन 2 दिनों में। वो 2 दिनों में लिखने के बाद जब तू अकेला बैठा है, तेरे मन के अंदर बहुत सारे विचार उठेंगे, बहुत हलचल मची रहेगी, बहुत तेरी सोच बनेगी, पावरफुल एक इंसान बनेगा। और क्योंकि ना माय डियर फ्रेंड्स, आपको मालूम है गांधी जी ने फ्रीडम फाइटिंग का चक्कर चालू कब किया था? वो कब था? अफ्रीकी यात्रा के बाद। मतलब अफ्रीकी यात्रा कब थी? कब साला? 1942 में। कब था? कभी था? कहाँ था? अफ्रीका में जाने की बातें कब हुई थी? 19 में लास्ट। जो भी है, कहने का मतलब है
कि फ्रीडम मिलने के करीबन 55 से 60 साल पहले की बात है। 55 से 60 साल मिलने के पहले की बात है वो। अगर एक आदमी एक चीज को पकड़ के 60 साल लड़ता है, अगर एक चीज मेरे को फ्रीडम चाहिए उसके लिए 60 साल, उन 60 सालों में कितने उसके लाइफ में हलचलें मची, उसके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशन मतलब लाइफ में इतनी हलचलें मची, लेकिन वो सोच पक्का था कि कुछ भी हो जाए, ये लोग मारे, मेरे को जेल में डाले, नेहरू को अंदर करे, कमला मेरी वाइफ को अंदर करे, मैं कस्तूरबा को ये करे वो करे, कितने भी लोगों को इन्हों मारे, कुछ भी करे, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। वो जो एक सोच बनता है ना, वो बहुत गहरी होती है और सभी ऑपोजिशन को वो सोच मार डालता है। सोच पक्का होगा तो सभी ऑपोजिशन को वो सोच मार डालता है। एंड देयरफॉर जब आप 2 दिन कंप्लीट करके वापस आएंगे, अपने आप से पूछिए, जब आप 2 दिन कंप्लीट करके वापस आएंगे, अपने आप से पूछिए कि क्यों मुझे ये करना है। मैं जानता हूं कि ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ 3% लोग करेंगे। अगर यहां पर 1000 लोग बैठे हैं तो उसका 3% यानी कितना हुआ? 30 आदमी, इतना ही लोग करेंगे। लेकिन 30 आदमी को करने के लिए 1000 को बोलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि 1952 की बात है। 1952 में येल यूनिवर्सिटी बोल के अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, YLE। येल यूनिवर्सिटी में 1952 में 100 बच्चे पास हो रहे थे। येल यूनिवर्सिटी 1952 में 100 बच्चे पास हो रहे थे। 100 चिल्ड्रन वर पासिंग आउट ऑफ द कॉलेज। अपना बड़ा ग्रेजुएशन वगैरह करके वो कॉलेज से बाहर निकल रहे थे। एक महीना पहले, और ये ट्रू स्टोरी है, 1 महीना पहले उस कॉलेज का प्रिंसिपल या डीन या जो भी उसका चीफ था, उसने ये 100 बच्चों को कॉन्वोकेशन हॉल के अंदर बिठाया और बोले, बच्चे 1952 है आज, और आज से 1 महीने के बाद आप लोग सब लोग अपने अपने रास्ते पे, कोई यूके से आया, कोई अमेरिका से बाहर से आया था, कोई जर्मनी से आया था, कोई फ्रांस से, कोई इंडिया से, किधर किधर से लोग आए थे पढ़ने के लिए येल यूनिवर्सिटी में। बोले आज से 1 महीने के बाद आप लोग सब लोग पास आउट करके चले जाएंगे इस दुनिया में। और मैं चाहता हूं कि आज से 20 साल के बाद हम लोग फिर अगर जिंदा रहे, यही तारीख को, ये कॉन्वोकेशन के तारीख, आज से 1 महीने के बाद वाली जो तारीख है, उस 1 महीने के बाद वाली तारीख के 20 साल के बाद एग्जैक्टली वही तारीख 1972 पे हम लोग सब लोग यहीं पर येल यूनिवर्सिटी में मिलेंगे। और इन्होंने ये कहा, और फिर उन्होंने कहा, अब जाइए, आपके पास 1 महीना है, जाइए, आपके पास 1 महीना है, और इस 1 महीने में आपके जीवन में आपको जो जो करना है 20 साल में, सब कुछ लिख के ब्लैक एंड व्हाइट में लाइए, अपना गोल को सेट कीजिए। और जब 1 महीना चला गया और लोग जब असेंबल हुए, उस 100 लोगों को पूछा गया कि लेडीज एंड जेंटलमैन, आप में से कितने लोगों ने गोल को बराबर लिखा, गोल को बराबर, जैसे मैंने कहा आपको, गोल्स को बराबर कि किस तरह से आपको आने वाले 20 सालों में क्या क्या करना है, पूरी डिटेल में कितने लोगों ने लिखा? और 3 लोगों ने हाथ ऊपर किया। 3 लोगों ने हाथ ऊपर किया। फिर उन्होंने पूछा कितने लोगों ने सोचा उसके बारे में, कि लिखा नहीं लेकिन सोचा। तो 17 लोगों ने हाथ ऊपर किया कि हम लोग 17 लोगों ने उसके बारे में हमने विचार किया, हमने सोचा, कुछ ना कुछ सोचा, लिखा नहीं लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं डाला। और बाकी 80 लोगों ने ना लिखा ना सोचा। और ये ट्रू स्टोरी है माय डियर फ्रेंड्स। 20 साल के बाद वो लोग सब लोग मिले। उसमें से एक इंसान मर चुका था, कोई बीमारी से मर गया। वो लोग सब लोग मिले एग्जैक्टली सेम डे 20 इयर्स लेटर। वो लोग अपने येल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन हॉल में सब लोग मिले। वहां पर गेट टुगेदर था, कोई गंजा हो चुका था, किसी की शादी हो चुकी थी, किसी का डिवोर्स हो चुका था, सब लोग अलग अलग सिचुएशन में थे और उन्होंने वहां पर सब लोग मिले।
यू नो माय डियर फ्रेंड्स, ताज्जुब की बात यह है कि वो जो 3 इंसानों ने जिन्होंने अपना गोल को लिखा था 20 साल पहले, उनमें से हर एक इंसान के पास, वो 3 इंसान जो थे, हर एक इंसान के पास बाकी 99 लोग जो थे, बाकी 99 लोगों का वेल्थ और पैसा मिलाने से जितना पैसा बनता है, उतना ये 3 जन के पास, एक इंसान के पास था। एक इंसान के पास वो 99 पीपल का वेल्थ था। एंड इसलिए मैं कहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, आप यहां पर आए भी हैं और बहुत कम लोग यहां पर एक पेपर और पेंसिल लेके आए हुए, बहुत कम लोग यहां पर आए पेपर और पेंसिल लेके कि कोई आइडिया मिले तो उसको कैप्चर कर लेवे, ऐसे बहुत कम लोग आए हैं। इसका मतलब यह होता है कि आप सिर्फ यहां पर मोटिवेट होने के लिए आए थे, आप यहां से कुछ लेके जाने के लिए नहीं आए थे। कहां है आपका नोटबुक, कहां है आपका पेंसिल, कहां है आपका पेन? और यही है, आपने ट्रेनर को ट्रांसफर कर दिया है। आपकी जिम्मेदारी जो है पढ़ने लिखने की और नोट्स बनाने की जिम्मेदारी आपने ट्रेनर के ऊपर ट्रांसफर कर दिया है। आप चाहते थे कि मैं आपको नोटबुक दूं, मैं आपको कुछ पेंसिल दूं और आप उस पे बैठ के लिखें, और यही है आपकी सोच। आपका सोच ही इतना था कि आऊंगा, एक मोटिवेशनल स्पीकर आएगा, वो कुछ फंडे लगाएगा, आग लगने की बातें होगी, यहां पर हर्षवर्धन यहां पर ढींगे मारेगा, संतोष नायर उससे भी बड़े मारेगा, और इसके बाद हम यहां से चले जाएंगे। यहीं पर मार खा जाते हैं हम लोग। हम लोग को रोज लगता है ये 4-4 घंटे की टॉक, हमको रोज लगेगा, हर हफ्ते में लगेगा, हमको रोज लगेगा, हर महीने में हमको ये इस तरह का टॉक लगेगा, हर दिन हमको एक टॉक लगेगा, हर दिन हमारे को एक कैसेट लगेगी, हर दिन हमारे को एक किताब लगेगी, हर दिन ऐसा एक मीटिंग लगेगा, हर दिन ऐसा एक हॉल बुक करना पड़ेगा और कोई आके हमको मोटिवेट करे। ये हमारी जिंदगी का ऐसा हकीकत है। मैं आप लोगों को नाराज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हकीकत बता रहा हूं कि यह सोच है आपकी। आप आए हैं यहां पर इंस्पायर होने के लिए, और आपको लगता है कि ये इंस्पिरेशन हर्ष का या नायडू का या संतोष नायर का या संकेश वायल का, ये मोटिवेशन आपका 50 साल तक रहेगा। अरे सोच रहेगी 50 साल तक। मोटिवेशन तो यहां से 3 बजे के पहले 50% जाएगी, और कल सुबह राजस्थान पहुंचते पहुंचते बाकी का 80% निकल जाएगा, और 3 दिन के बाद आपका सोच वही रहेगा जो आज अभी यहां पर है। 3 दिन के बाद आपकी सोच वहीं पर रहेगी, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि आप लोग कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं या मोटिवेशनल सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, लेकिन हर चीज के अटेंड करने के बाद आपका सोच सेम रह गया। एंड इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बहुत नम्र विनती है आप लोगों से, कि जो मैं बता रहा हूं उसको आप करिए। इसके बीच में आप अपना दिमाग को ना लगाइए कि मेरा मूड आया तो मैं लिखूंगा, दिल किया तो लिखूंगा। जैसे मैंने कहा उसको बिल्कुल डाइल्यूट ना करते हुए करना। जैसे मैं दिल से कहता हूं, दिल से कह रहा हूं, मैं जैसे मैंने कहा वैसे करना। अपना दिमाग को बीच में नहीं लाना, क्योंकि उसको लाने की वजह से जो हुआ है आपके लाइफ में, किसको? अपने दिमाग को लाने की वजह से जो आपके लाइफ में हुआ है वो आप देख ही रहे हैं। एंड देयरफॉर बड़े बुजुर्गों ने जो कहा है वही मैंने किया है। मेरा कोई अपना सोच नहीं है, लेकिन मेरे को जब इन लोगों ने कुछ कहा बहुत साल पहले, कुछ ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, तो मैंने उसको लिखा और उसके ऊपर मैंने काम किया। तो सबसे पहला आपको 2 दिन चुपचाप बैठना है और आपको अपना ड्रीम्स पूरा निकाल के लिखना है। आने वाले 50-60 इयर्स तक हर एरिया में, पर्सनल लाइफ में जो आपको करना है, प्रोफेशनल लाइफ में जो आपको करना है, फिजिकल हेल्थ के बारे में अगर आपको लिखना है, सोसाइटी में अगर आपको कुछ करना है उसके बारे में लिखिए, फाइनेंस के बारे में लिखिए, एजुकेशन के बारे में लिखिए, सभी चीजों के बारे में लिखिए। सबसे पहला पर्सनल लाइफ के बारे में, पर्सनल ड्रीम्स, यानी घर, गाड़ी, ये सब पर्सनल लाइफ में आ गया, पर्सनल ड्रीम्स बोलते हैं। प्रोफेशनल ड्रीम में आप लिखिए, मेरे को एग्जीक्यूटिव बनना है, गोल्ड एग्जीक्यूटिव बनना है, रॉयल ब्लू बनना है, ब्लू डायमंड बनना है, या क्राउन बनना है। ये आपका प्रोफेशनल ड्रीम्स को लिखिए।
उसके बाद अपना सोशल ड्रीम्स को लिखिए। सोशल ड्रीम्स यानी सोसाइटी के लिए मेरे को क्या करना है वो आपको लिखना है। उसके बाद अपना फिजिकल ड्रीम लिखिए। फिजिकल यानी मैं कैसा दिखना चाहिए आज से 20 साल के बाद, आज से 50 साल के बाद, आज से 70 साल के बाद मैं कैसा दिखना चाहिए। तो फिजिकल ड्रीम्स आपको लिखना है एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप लिखिए फाइनेंशियल ड्रीम्स। फाइनेंस, आपके पास पैसे ये उम्र में कितना रहना चाहिए, ये उम्र में कितना रहना चाहिए, फाइनेंशियल ड्रीम आप लिखिए। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल ड्रीम्स। एजुकेशनल ड्रीम्स यानी आप क्या क्या क्षेत्र में पढ़ाई करेंगे, कौन सी क्वालिटियों को आप अपग्रेड करेंगे। मिसाल के तौर पे लीडर्स, कौन से कौशल्य को आप डेवलप करेंगे, कौन से कौशल्य को आप डेवलप करेंगे। जैसे 1985 में मैंने कहा कि 20 साल में मैं पहले साल को सेलिंग स्किल्स को इंप्रूव करूंगा। पहले साल में सेलिंग के ऊपर जितनी भी किताबें हैं मैं पढ़ूंगा, सेलिंग के ऊपर जितनी भी ऑडियो मिलेगा मार्केट में मैं खरीदूंगा, और सेल्स के ऊपर जितनी कोर्स मार्केट में है मैं करूंगा। तो 1985 में मैंने 225 किताबें पढ़ी। एक किताब एक रात को पढ़ डालता था मैं जब मैं सेल्समैन था, क्योंकि मैंने ये डिसाइड किया था कि पहला साल सेल्स की काबिलियत को बढ़ाऊंगा। उसका अगला साल 1986 मैंने कहा कि पूरी साल भर में मैं एक कौशल्य को डेवलप करूंगा, वो मेरी बोलने की जो कलाकारी है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स बोलते हैं, उसको मैं डेवलप करूंगा। उस साल में मैंने करीबन 4 अलग अलग प्रोग्राम किए और कई बॉडी लैंग्वेज के ऊपर अलग अलग किताबें मैंने पढ़ी, ऑडियो वीडियो मैंने पढ़े देखे, और वो मैंने डेवलप किया। यानी 20 साल में मैं कौन से कौशल्य को डेवलप करूंगा ये मैंने डिसाइड किया था। लीडरशिप स्किल्स, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स, क्राइसिस मैनेजमेंट स्किल्स, ह्यूमन रिलेशन स्किल्स। एक साल मैंने बोला था ये साल मैं ह्यूमन रिलेशन स्किल्स को डेवलप करूंगा, ये साल मैं नेगोशिएशन स्किल्स को डेवलप करूंगा, ये साल मैं लीडरशिप स्किल्स को करूंगा, ये साल मैं टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को डेवलप करूंगा। क्योंकि एक एक कौशल्य डेवलप नहीं करोगे तो मार्केट में सपनों को पूरा करने के लिए जो क्वालिटियां लगती है वो क्वालिटियां नहीं होती है इंसानों में। देयरफॉर पहले तो आपको अपना पर्सनल ड्रीम लिखना है, सेकंड आपको अपना प्रोफेशनल ड्रीम लिखना है, थर्ड आपको अपना सोशल ड्रीम लिखना है, फोर्थ आपको फाइनेंशियल ड्रीम लिखना है, 5 आपको फिजिकल ड्रीम लिखना है, 6 आपको लिखना है एजुकेशनल ड्रीम, और 7th आपको लिखना है स्पिरिचुअल ड्रीम्स। स्पिरिचुअल यानी आप भगवान के साथ का आपका जो कनेक्शन है, अल्लाह के साथ जो आपका कनेक्शन है, या फिर जीसस क्राइस्ट के साथ जो आपका कनेक्शन है, आप स्पिरिचुअल ड्रीम्स के बारे में लिखिए कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहेंगे। ये 7 ड्रीम आपको पहले लिखना है, 7 के 7 ड्रीम आपको लिखना है, और पूरी जीवन भर में आपको फिजिकल ड्रीम लिखना है, पूरी जीवन के लिए पर्सनल ड्रीम लिखना है, पूरी जीवन के लिए प्रोफेशनल ड्रीम लिखना है, पूरी जीवन के लिए लिखना है। जितना तक आप सोच सके, 10 साल, 20 साल, 15 साल, 30 साल, जितना आप सोच सके उतना आप सोचिए, क्योंकि ये सब लिखने के बाद आपका सोच पक्का हो गया, आपका सोच पक्का हो गया, इतना सारा मजबूत हो गया ना सोच, फिर कुछ भी हो जावे, भूचाल आ जावे, कुछ भी हो जाए, आपकी पूरी अगर आपका पूरा करियर ही बिगड़ जावे किसी कारणवश, या हेल्थ बिगड़ जावे, फिर भी अगर सोच बाकी रह गया ना तो फिर उठा सकेंगे आप। जिसका सोच नहीं है उसको छोटी छोटी हरकतें, वो राइट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बाला साहब ठाकरे ने बंद बुलाया, वो बंद उसको खलास कर डालता है। छोटी छोटी बातें उसको डिरेल कर देती है, क्योंकि सोच पक्का नहीं है। एंड देयरफॉर 48 घंटे के बाद आपको फिर वो किताब खोलनी है, क्योंकि उन 48 घंटे में जब आपने बंद कर दिया, अब राजस्थान के डेजर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, रेगिस्तान में जब आप घूम रहे थे, बस घूम रहे हैं, कभी कैमल के ऊपर, कभी कोई छोटी जगह पे बैठ गए, और आप सोच रहे ये 50 साल मेरे को इस तरह से जीना है। एक बार आपका उस तरह का पावरफुल सोच बन गया, 2 दिन खोलिए फिर आपका बुक, और बुक के पास खोलने के बाद अपने आप को पूछिए कि मुझे एक सपने को लीजिए, क्योंकि अभी भी 200 पेज के बुक में और भी जगह तो होगा, तो एक सपने को लीजिए।